नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के 5 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के हम एग्जाम के एनालिसिस के प्रश्न देखने वाले हैं। जीएस के साथ साथ आपको हिंदी के ही कुछ प्रश्न मिले हैं, वो सभी चलिए फटाफट देख लेते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपको एनालिसिस के वीडियो लगातार मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृतसर की संधि कब हुआ था? अगर बात करें अमृतसर की संधि तो ये 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को हुआ था। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के सिख राज्य के प्रमुख महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुआ था। इस संधि का मकसद अगर अंग्रेज फ्रांस भारत पर हमला करता था तो महाराजा रणजीत सिंह का समर्थन हासिल करना था। अमृतसर संधि के बारे में कुछ और बात जान लीजिए। इस संधि में चार्ल्स टी मेटकॉप ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किया था। महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। इस संधि के तहत महाराजा रणजीत सिंह ने सतलुज नदी को अपना सीमा बनाया था। महाराजा रणजीत सिंह मालवा सिखों को अपने राज्य में शामिल करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसी से रिलेटेड प्रश्न था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। यह जो है महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ, इरविन गांधी और इरविन के बीच हुआ था, जो भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। यह समझौता लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। वहीं अगर पूना पैक्ट पूछ दिया जाए तो 1932 में हुआ था। यह महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। गांधी इरविन समझौते के कुछ खास बात जान लीजिए। यह एक राजनीतिक समझौता था। इस समझौते में हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमति बना था। इस समझौते ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी के लिए भारत में संघर्ष के एक अहम कदम उठाया था। इस समझौते ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच संवाद शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, युगांडा की राजधानी पूछा गया था। ये सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, कंपाला हो जाएगा। इसलिए आपको देश राजधानी के सारे टॉपिक याद कर लेने चाहिए। चलिए कुछ आपको देश राजधानी के प्रश्न देख लीजिए। मैक्सिको की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो हो जाएगा। इथोपिया की राजधानी क्या है? अदीस अबाबा है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। ब्रुनोई की राजधानी क्या है? बंदर सेरी बागवान है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेना है। चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा। इटली की राजधानी रोम हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इराक की राजधानी बगदाद है। अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला वेला है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। ग्वाटेमाल की राजधानी ग्वाटेमाल शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 रुपए के नए नोट पर किसका चित्र है? ओडिशा के कोणार्क में बने सूर्य मंदिर की तस्वीर का जो चक्र जो जैसा दिया गया है, ये वाला हो जाए कोणार्क सूर्य मंदिर का तस्वीर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। यह नोट जनवरी 2018 से चलन में है। यह नोट जो है चॉकलेट ब्राउन रंग का है। इस नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होता है। इस नोट पर कई तरह के ज्यामितीय पैटर्न भी होते हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क को साल 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। यह रथ के आकार का है और इसमें 24 पहिए और 7 घोड़े हैं। कुछ और नोटों के बारे में जान लीजिए। 10 रुपए के नोट पर तो आपको बता दिए ओडिशा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर की तस्वीर है। 20 रुपए के नए नोट के पीछे एलोरा गुफा की तस्वीर है। 50 रुपए के नोट के पीछे कर्नाटक के हम्पी मंदिर का तस्वीर है। 100 रुपए के नोट के पीछे रानी की वाव का तस्वीर है। 200 रुपए के नोट के पीछे सांची स्तूप की तस्वीर है। नोट के सामने के हिस्से में महात्मा गांधी का तस्वीर और अशोक प्रतीक और भारतीय संसद का डिजाइन होता है। अगर बात करें 500 रुपए के नोट पर तो सभी को पता है कौन सा हो जाएगा, लाल किला है। अगर 2000 की बात करें तो ये तो बंद हो चुका है, लेकिन इस पर भी अगर पूछ लिया जाए तो मंगलयान का तस्वीर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायण है। अगर बात करें प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर वी नारायण ने 13 जनवरी 2025 को दोपहर को अंतरिक्ष विभाग के सचिव, अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष और इसरो के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इंस्कोपार की जगह लिया था। देखिए इसमें कुछ प्रश्न जो है आपको डायरेक्ट वो प्रश्न नहीं हो सकते, लेकिन उसी से रिलेटेड प्रश्न जरूर हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है। मैं आपको लास्ट में उसका नाम भी बता दूंगा और उसका मैसेज भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होजागिरी नृत्य किस राज्य का है? सभी को पता है, मैंने बहुत बार कराए हुए, त्रिपुरा का हो जाएगा। अगर बात करें होजागिरी त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य रियांग समुदाय की महिलाएं और युवा लड़कियां करती है। इस नृत्य में महिलाएं मिट्टी के घड़े पर संतुलन बनाते हुए गाती और सिर पर बोतल या मिट्टी का दीपक लहराती है। इस नृत्य में शरीर का सिर्फ निचला हिस्सा हिलता है।
होजागिरी नृत्य से जुड़ी कुछ का खास बात जान लीजिए। होजागिरी नृत्य में एक टीम में 4 से 6 लोग होते हैं। इस नृत्य में महिलाएं बांस की बांसुरी और बांस की झांझ जैसे संगीत वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करती है। रियांग महिलाएं काले रंग का पचरा और रिया पहनती है। रियांग महिलाएं सिक्कों की अंगूठी पहनती है। होजागिरी नृत्य होजागिरी त्योहार या दुर्गा पूजा की पूर्णिमा की रात को किया जाता है। इस नृत्य के जरिए पूरे हुक या झूम खेती का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तव्य की संख्या पूछा गया था, तो 11 मूल कर्तव्य हो जाएगा। और इसे जो है कब शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्णन किया गया है, जिनमें 10 को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। और बाद में वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को तत्कालीन यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से उधार लिया गया है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए नैतिक दायित्व लागू करना है। अब चलिए टोटल 11 मौलिक कर्तव्य देख लीजिए, क्योंकि आगे के शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। अनुच्छेद 51A में किसका उल्लेख है? संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्श संस्था राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। 51A के बी में क्या उल्लेख है? उन महान आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया है। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 51C में किसका उल्लेख है? अनुच्छेद 51C की बात करें तो इसमें जो है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है। अनुच्छेद 51A के डी में देश की रक्षा करना तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना। अनुच्छेद 51A के ई में भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या सांप्रदायिक भेदभाव के ऊपर उठकर सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 51A के एफ में हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना है। अनुच्छेद 51 के जी में वन, झील, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सुधार करना तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना। अनुच्छेद 51A के एच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करना। अनुच्छेद 51A के आई में सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना। अनुच्छेद 51A के जे में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। अनुच्छेद 51A के में यदि कोई माता पिता या संरक्षक अपने बच्चे जैसा भी मामला हो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काराकोरम दर्रा से संबंधित का प्रश्न पूछा गया था। अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है, ये तो जम्मू कश्मीर में है। कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वतमाला में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य और जनवादी गणतंत्र चीन द्वारा नियंत्रित शिनजियांग प्रदेश के बीच मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह लद्दाख के लेह शहर और तारिम द्रोणी के यारकन क्षेत्र के बीच एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग का सबसे ऊंचा स्थान है। कुछ इंपॉर्टेंट जान लीजिए दर्रा। भारत के कुछ प्रमुख दर्रे उनके राज्य जान लीजिए। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। हल्दी घाटी दर्रा राजस्थान में है। जेलेबला दर्रा सिक्किम में है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख में है। लेपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। पलक्कड़ गैप केरल में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा लद्दाख में है। लानका दर्रा जम्मू कश्मीर या लद्दाख में है। कंजूम दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर लद्दाख में और सासेला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या पूछा गया था, तो 6 खिलाड़ी हो जाएगा। अगर बात करें क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। फुटबॉल में भी 11 होते हैं और हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। कर्लिंग में 4 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, फुटसाल में 5 खिलाड़ी, हॉकी में 11 खिलाड़ी, हॉकी 5S में 5 खिलाड़ी, आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, पोलो में 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, बीच वॉलीबॉल में 2 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, लैक्रोस में 10 खिलाड़ी, हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी और सेपक टकराव में 3 खिलाड़ी होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका की खोज किसने किया था? अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। अगर जीवित कोशिका की खोज पूछा जाए तो वो लीवन हॉक हो जाएगा। बात करें कोशिका की खोज ब्रिटिश और वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने साल 1665 में किया था। उन्होंने कॉर्क की पतली काट को अपने बनाए सूक्ष्मदर्शी देखा। उन्हें कॉर्क में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दिया। उन्होंने इसे सेल नाम यानी कोशिका नाम दिया। कोशिका शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया, जिसका मतलब होता है खोखला स्थान या छोटा कमरा। कोशिका से जुड़ी कुछ खास बात जान लीजिए। कोशिका के अंदर केंद्र की खोज स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने साल 1831 में किया था। कोशिका के केंद्र का मुख्य काम कोशिकाओं के डीएनए को संचित करना होता है। कोशिका की खोज ने कई वैज्ञानिक प्रगतियों की शुरुआत भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मृति मानधना का संबंध किस खेल से है? सभी को पता है, क्रिकेट से हो जाएगा। इसलिए खिलाड़ी से संबंधित हर शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है। इसलिए आप लोग जाके स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में स्पोर्ट्स का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जो है क्रिकेट में मैच में टॉस होने के बाद विपक्ष खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न था। ये अधूरा प्रश्न है, इसको अगर जिन लोगों को पता है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, आपको नेक्स्ट शिफ्ट में जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? सभी को पता है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुआ था। यह बैठक संविधान हॉल में हुआ था, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक से जुड़ी कुछ खास बात जान लीजिए। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। इस बैठक में अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। अब चलिए टोटल केंद्रीय मंत्री से सारे प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि आगे के शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। अब मोदी मंत्रिमंडल के सभी प्रश्न देख लेते हैं। अमित शाह जो है गृह एवं सहकारिता मंत्री है। रक्षा मंत्री की बात करें तो राजनाथ सिंह हैं। सड़क परिवहन और हाईवे के मंत्री नितिन गडकरी हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा है। कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण है। विदेशी मामलों के मंत्री एस जयशंकर है। आवास शहरी मामले एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर है। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमार स्वामी हैं। कॉमर्स और इंडस्ट्री के मंत्री पीयूष गोयल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के मंत्री जीतन राम मांझी है। पंचायती राज फिशरीज पशुपालन और डेयरी मंत्री ललन सिंह हैं। पोर्ट शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनेवाल है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू है। उपभोक्ता मामले खाद्य पीडीएस नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी है। आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओरांव है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह है। रेल सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव है। संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के मंत्री ज्योतिराज सिंधिया है। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन के मंत्री भूपेंद्र यादव है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी है। संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। श्रम रोजगार युवा और खेल मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया है। कोयला और खनन मंत्री की बात करें तो जी किशन रेड्डी है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान हैं। जल शक्ति के मंत्री सी.आर. पाटिल हैं। अब चलिए हिंदी के भी कुछ प्रश्न मिले, वो फटाफट देख लीजिए। आग लगाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। इसका मतलब होता है झगड़ा करना या क्रोध भड़काना या नष्ट होना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमर का विलोम पूछा गया था। अमर का विलोम क्या हो जाएगा? मरते हो जाएगा। कुछ और विलोम सब जान लीजिए। आशा का निराशा होता है, सुख का दुख, जीवन का मृत्यु, प्रकाश का अंधकार, शांति का अशांति, आगामी का गत, स्वतंत्रता का परतंत्रता, भय का निर्भय, वीर का कायर। और हिंदी का अगर डिटेल वीडियो पाना चाहते हैं तो आप एसएससी जीडी के हिंदी का प्लेलिस्ट जाइएगा। वहाँ पर मैंने RWA के टोटल जो है 2024 का कंप्लीट वीडियो दिया हुआ है, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें सारे आपको अनेक शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सभी प्रश्न मिल जाएगा। उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा का पर्यायवाची पूछा गया था। अगर बात करें गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, विष्णुपाद, शूरसरिता, नर्मदा, कावेरी, ब्रह्मतीर्थ, गंडोपायनी, अलकनंदा, उसके साथ मंदाकिनी, देवनदी, विष्णुपदी, विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, शूरसरी, अमरतरंगिणी, नदीश्वरी हो जाएगा। अगर बात और ये सारे क्वेश्चन जो है गौरव कुमार द्वारा शेयर किया गया। यहाँ पर टाइम भी दे सकते हैं, 10:44 में ये शेयर किया गया है, एग्जाम सेंटर से ही शेयर किया गया है। ये सभी प्रश्न जो है ये किसी स्टूडेंट के द्वारा शेयर किए गए, इसलिए आप इसे फेक नहीं मानिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है मैं किसी स्टूडेंट द्वारा दिया जाता है तभी कराता हूँ। बाकी आप सभी आप चेक कर सकते हैं, जाके आप एनालिसिस का वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे आपको फेक वीडियो मिल जाएंगे। बात करें हिंदी के प्रश्न कैसे आ रहे हैं, एकदम इजी आ रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं, सभी जो 20 में 20 आराम से कर सकते हैं। आपको कुछ इसमें टेंशन की बात नहीं है, बस आप पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। एक वीडियो मैंने दिया हुआ है RW का, उसको कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर बात करें रीजनिंग में सेम टू सेम प्रीवियस ईयर का पूछा जा रहा है, इसमें भी आप आराम से 20 में 20 कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके सारे प्रीवियस के वीडियो देख लीजिएगा, आपका रीजनिंग आराम से हो जाएगा। अगर रही बात मैथ का, तो मैथ जो है थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन जो कुछ जो है 15 से 17 प्रश्न इजी आ रहे हैं, बाकी 3 से 4 प्रश्न थोड़ा सा मॉडरेट या टफ लेवल का हो सकता है, लेकिन आप 15 से 17 प्रश्न आराम से कर सकते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर का पूछा जा रहा है। अगर बात करें जीएस का लेवल कैसा है, तो जीएस का लेवल अभी तो जो आ रहा है इजी टू मॉडरेट है, इसमें हार्ड का प्रश्न नहीं आ रहा है। आराम से जो सभी लोग 15 प्रश्न आराम से कर सकते हैं, इसमें जो 15 प्रश्न आराम से किया जा सकता है। बाकी जो है 4 से 5 प्रश्न तक करंट अफेयर का पूछा जा रहा है, इसलिए करंट अफेयर का मैंने पीडीएफ ऑलरेडी दिया हुआ है टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको सारे पीडीएफ भी मिलता है। देखिए जब भी एनालिसिस होता है तो आप ही लोग क्वेश्चन शेयर करते, तो वही हम कराते हैं। जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा तो कैसे कराया जाएगा, इसलिए भी जो भी लोग एनालिसिस के वीडियो देखते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको मैं जो है एग्जाम खत्म होने के बाद एक जो लिंक डालते हैं, वहां पर आप उस क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। जब तक आप लोग क्वेश्चन शेयर नहीं कीजिएगा तो वीडियो कैसे मिलेगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। जिनका भी जिस दिन एग्जाम है, अपना क्वेश्चन एग्जाम होने के बाद जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार आपको सारे एनालिसिस के वीडियो मिलते रहेंगे, और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।